मांग रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक कानूनी अधिकार हो, वो एक ही बात थी। वो भी गारंटीड प्राइस मांग रहे थे जो हमारे देश में गारंटीड प्राइस आप मांग रहे हैं। वहां के किसानों को वो गारंटीड प्राइस नहीं मिला। वो गारंटीड प्राइस नहीं मिला जिसको आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। और उसका जो दुष्परिणाम ये हुआ है कि आज अमेरिका में किसान ही खत्म हो गए हैं। जितनी अमेरिका की जनसंख्या है उसका मात्र 1.5% आज खेती में रह गया है। और ये हालात हैं उनके कि हर 5 साल के बाद अमेरिका में किसानों को सब्सिडी दी जाती है और खूब सब्सिडी मिलती है। 2018 में जो अंतिम जो उन्होंने फूड बिल जिसको कहते हैं, जिसके तहत उन्होंने सब्सिडी दी थी, वो उन्होंने तकरीबन $900 बिलियन, $900 बिलियन मतलब वो $1 बिलियन में 7,000 करोड़ होते हैं। तो हम अगर उसको गुणा कर लेंगे तो आपको शायद पता चलेगा, आइडिया होगा कि कितने की हम बात कर रहे हैं। डॉलर से फिर आपको रुपए में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो $900 बिलियन की सब्सिडी के बावजूद भी आज $425 बिलियन का कर्जा किसानों के सिर पर खड़ा है। ये अमेरिका की बात है। अमेरिका में 10-12 साल पहले की बात है कि एक डेयरी फार्मर ने आत्महत्या की, और वो इतना, जैसे हमारे देश में होता ही है, इतना कर्जे के नीचे डूबा हुआ या इतना क्राइसिस में होता है किसान, तभी आत्महत्या करता है। और उस क्राइसिस में उसने पहले अपनी 51, उसके पास 51 गाय थी, बिल्कुल 51 गवां सी गया। उन्हें पहले हर एक गांव में गोली मारी, फिर उन्हें अपने आप में गोली मारी। ये अमेरिका का हाल है। और अमेरिका में ये हाल है कि भाई उठे जो डेयरी फार्म हैगे है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਜ਼ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਨੀਕ ਮਿਲੇਗੀ, मौका मिलेगा ट्रेडिंग ਕਰਨ ਦਾ, प्राइस डिस्कवरी होएगी, यानी ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे दाम मिलणगे। अमेरिका में तकरीबन 1970 के दशक तकरीबन 6.5 लाख डेयरी फार्म होंगे सीगे। और सारे डेयरी फार्म ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ बड़े टैक्नोलॉजी रिच होंगे सीगे, गऊआं बड़ी दुध देने वाली होंदियां सीगियां। उसके बावजूद भी हालात ये है कि आज 93% डेयरी फार्म बंद हो चुके। 93% डेयरी फार्म बंद हो गए। ये नहीं कि उन्होंने दुध की जरूरत नहीं सी या उन्होंने दुध की पैदावार घट हो गई है। होना तो यह चाहिए कि जब डेयरी फार्म इनमें बंद हो जाए तो दुध की पैदावार घट हो जानी चाहिए है, लेकिन अमेरिका से दुध की पैदावार बढ़ गई। आज ये हालात है कि जी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, उन्होंने दुध का सारा सैक्टर घेर लिया है। और आज जो दुध की प्रोडक्शन है वो बड़ी कंपनियां करते हैं, छोटे किसान बाद हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो लॉ साडे देश में लैके आए जा रहे हैं, ये अमरीका, यूरोप, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगह फेल हो चुके हैं। ये जब ये सारी गल्लां जब तक असीं नहीं समझांगे, सानूं ये समझ नहीं आंदा कि साडे ऊपर वो लॉ क्यों लैके आए जा रहे हैं जिहड़े दुनिया में फेल हो गए हैं। फिर एक सलाह दी जाती है कि साहब अमरीका का जोड़ा है ना रकबा किसान का, या उनका जो जमीन क्षेत्र है खेती का, वो बड़ा है। और हमारे देश में किसान छोटे हैं, 5 एकड़ से कम के किसान हैं। आप जानते हैं 86% किसान हमारे जो है 5 एकड़ से कम के हैं। तो ये कहा जाता है कि यहाँ एग्रीगेट करेंगे, यानी किसानों का समूह बन जाएगा, तो उनका जब नंबर बढ़ जाएगा तो बार्गेनिंग पावर हो जाती है, आपको दाम अच्छा मिलेगा। यही आपने सुना होगा, यही सरकारें और इकोनॉमिस्ट आपको बता रही हैं कि भी दाम अच्छा मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका में तो 444 एकड़ का एक रकबा होता है। 444 एकड़ का रकबा अपने आप में एक बड़ा रकबा है। और अगर 10 किसान मिल जाए तो उनका रकबा उतना हो जाएगा जो हमारे देश में शायद हम एग्रीगेट करके कर ही सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ बार्गेनिंग पावर नहीं हो रही, वहाँ किसान आज कर्जे में दबा हुआ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि $425 बिलियन का कर्जा है वहाँ पर। ये भी बोला जा रहा है कि भाई जब किसान कम हो जाएंगे खेती में तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। अब देखो, दो आपको चीजें समझ नहीं है कि आपको हर जगह बोला जाएगा कि जब किसान की जनसंख्या कम हो जाएगी खेती में, या खेती से ये बाहर निकल जाएंगे, तो आपकी जो किसानों की इनकम है वो बढ़ जाएगी। अभी एक नीति आयोग के साथ एक कहते हैं कि अभी जो भारत में प्लान का जो रेट है ना, गांव से निकलकर शहरों में आ रहे हैं, वो 1.81% है, यानी 1.81% है वो प्लान रेट है। सरकार, ये नीति आयोग खुद मान रहा है कि जब 2.4% रेट हो जाएगा, यानी ज्यादा लोग खेती से छोड़ के शहर में आएंगे, तो उन जो खेत में रह जाएंगे उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाए। अगर ये सच है तो ये अमेरिका में क्यों नहीं हुआ?
अमेरिका में तो 1.5% रह गए हैं, वहां पर हमारे देश में तो 50% अभी किसान हैं, वहां तो 1.5% रह गए। कनाडा में 1.7% रह गए हैं। अमेरिका यूरोप में देखें तो 7% से कम किसान रह गए हैं। लेकिन सबका जो हाल है वो बेहाल हो गया किसानों का, और सारे के सारे आज सब्सिडी पे ही बरकरार है। अमेरिका में अगर हम ये कहते हैं कि बाजार आएगा, वो मार्केट आएगी, वो आपको अच्छा दाम देगी, जो कि आप लोग इतने दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं, वो जो कहते हैं कि मार्केट आएगी और अच्छा दाम देगी, अगर ये सच होता तो अमेरिका के किसान को जो आज एवरेज इनकम मिलती है उसमें से 40% सब्सिडी देती है सरकार, तब बराबर आती है। 40% सब्सिडी मिलने के बाद जो किसान की जो इनकम है वो आज फिर भी कर्जे के नीचे वो डूबा हुआ है। यूरोप में जाएं तो वहां पर 57% जो उनकी इनकम है किसानों की, वो सब्सिडी द्वारा आती है। तो जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं कि मार्केट आएगी, किसानों को अच्छा दाम देगी, मेरा तो एक ही सवाल है कि वो अमेरिका में क्यों नहीं दिया, कनाडा में क्यों नहीं दिया, यूरोप में क्यों नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया में जो किसान का जो खेत का रकबा है वो तकरीबन 12,000 एकड़ का है। 12,000 एकड़ अगर एक किसान का रकबा हो तो वो तो बाजार को डिक्टेट करना चाहिए, यानी मार्केट जिसको कहते हैं ना, बार्गेनिंग पावर आपकी हो जाएगी जब आपका समूह बढ़ जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी 12,000 एकड़ का। लेकिन वहां पर भी आप जानो कि पिछले 30 साल में 25% जो फार्म है वो बंद हो, और वहां भी जो किसानों का सुसाइड रेट है वो ऑस्ट्रेलिया के सारे के रेट से सबसे ज्यादा किसानों का सुसाइड रेट। मेरा कहने का तात्पर्य आपके सामने है कि दुनिया के हम किसी भी कोने में चले जाएं, वहां पर हमने देखा है कि किसान जिस मार्केट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं वहां पर उसकी दुर्दशा ही हुई है, वो अपने पांव पे नहीं खड़ा हो सकता। वो फेल्ड मॉडल, जो ये फेल्ड तरीका था, वो हमारे देश में लाया जा रहा है, और हमारे देश के इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि साहब ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जब आप बाजार के हवाले होंगे तो बाजार आपको एक अच्छा दाम देगा। मुझे याद है कि जब ये आपकी जो डिमांड थी कि 3 लॉज को वापस किया जाए, काले कानूनों को वापस किया जाए, तब हमने पहली बार ये कहा था